के एक शहर में संवाद अपनी बीवी और बच्चों के साथ रहता था। कोल्हापुर में सूखा और गर्मी होने के कारण लोग ज्यादातर अपने घरों में रहते थे। इतनी गर्मी है, लग रहा है नर्क में हूँ। क्या आप भी हमेशा नरक और बहकी बहकी बातें करते रहते हैं? कुछ दिनों की बात है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये तुम पिछले 1 महीने से कह रही हो। आज खाना खा लो, कल तो हमें खाना भी नहीं मिलने वाला। काश दूसरे गांव और कस्बों की तरह हम भी खुश होते। दूसरे गांव के मर्द हमेशा काम और मेहनत करते हैं, यूं ही नहीं घर में बैठे बैठे रोटियां तोड़ते रहते हैं। तुम हमेशा मुझे ताने मार कर ही खुश रहो, ये नहीं कि कभी मेरी थोड़ी तारीफ कर दें। तारीफ करने लायक कोई काम भी तो कर लो। संवाद अपनी पत्नी भाग्या से बहस करके घर के बाहर चला जाता है। चलो संवाद भैया, यहाँ क्या कर रहे हो तुम बड़े ढीले हो, हमेशा गांव में सब कुछ होने के बाद ही आते हो। हुआ क्या, पहले ये बताओ, ज्यादा मुंह न चलाओ। वहाँ देखो, शेरू शहर से बर्फ लेकर आया है और गांव वालों को मुफ्त में खिला रहा है। जाओ जाओ, थोड़ी सी बर्फ ही ले लो और अपनी पत्नी को जाकर दे देना। कम से कम तुम्हारे बर्फ से वो खुश तो हो जाएगी, क्योंकि गजरा तो तुम देने वाले नहीं हो। संवाद ये खबर सुनकर ही शेरू के पास दौड़ पड़ा और उससे पूछने लगा, अरे शेरू भाई, ये इतनी सारी बर्फ तुम कहाँ से ला रहे हो? बड़ा अच्छा लग रहा है तुम्हें गांव वालों की मदद करता देख। ज्यादा मस्का मत मारो और बर्फ ले जाओ, मैं तुमसे कोई पैसे नहीं लेने वाला। नहीं, मुझे बस इतना बताओ कि ये बर्फ तुम ला कहाँ से रहे हो? मैं फिर से तुमसे कह रहा हूँ, आम खाओ ना, गुठलियाँ क्यों गिन रहे हो? उस वक्त तो संवाद शांति से बर्फ लेकर अपने घर चला जाता है और अपनी पत्नी भाग्या के साथ बड़े चाव से बर्फ को पानी में मिलाकर पीता है। शेरू कितना अच्छा और भला आदमी है, लोगों को बर्फ देकर उनकी प्यास बुझा रहा है, वरना इस गर्मी में हमारी क्या हालत होती पता नहीं। इससे पहले तो तुम कह रही थी कि गर्मी कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगी। तुम्हारा मन भी बर्फ की तरह यहाँ वहाँ डोलता रहता है। दूसरे दिन संवाद शेरू का पीछा करने लगता है और उसके साथ उस बर्फ वाली जगह पर जाता है। वहाँ जाकर देखता है किसी अजनबी आदमी से बातें कर रहा है। सुनो, कुछ दिन और बर्फ दे दो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। इससे मेरे गांव में मेरी इज्जत बढ़ जाएगी, जिससे मैं गांव का सरपंच बन जाऊंगा। हाँ, ठीक है, देखो ये अब आखिरी बार है, इसके बाद मैं तुम्हें कोई भी बर्फ का टुकड़ा नहीं दूंगा। लेकर चुपचाप यहाँ से चले जाओ, काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। जैसा तुम कहो, इस बार मुझे थोड़ा ज्यादा दे देना। शेरू और उस बर्फ वाले की बात को संवाद अच्छी तरह समझ जाता है। शेरू का भांडा फूट चुका था। शेरू के वहाँ से जाते ही संवाद उस बर्फ वाले से कहने लगता है, मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी सुनते क्यों नहीं है आप? भाई तुम कुछ बोलोगे तो मैं सुनूंगा ना, और मेरा दिमाग मत खाओ, मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ। शेरू तुमसे जो बर्फ मुफ्त में ले जाता है, क्या तुम उसे पैसे लेकर बेचोगे? अगर तुम अच्छे पैसे दोगे तो क्यों नहीं, मैं जरूर तुम्हें बेचूंगा। लेकिन एक शर्त पर, तुम अब शेरू या किसी और को बर्फ नहीं दोगे। ये भी कोई कहने की बात है, वो तो मुफ्त में ले जाया करता था, और अब तुम पैसे दे रहे हो तो मैं तुम्हें ही दूंगा। अगले दिन से ही उस बर्फ वाले ने शेरू को मुफ्त में बर्फ देना बंद कर दिया और संवाद को पैसे देकर बर्फ बेचने लगा। संवाद उस बर्फ वाले से बर्फ लेकर बेचने की तैयारी करने लगा। आ जाओ, बर्फ खरीद लो, ये अच्छे ठंडे और टिकाऊ बर्फ है, गर्मी भगाओ, आ जाओ। अरे वाह संवाद भैया, ये हुई ना बात, गांव में बर्फ बेच रहे हो, हम तो शेरू से मुफ्त में ही ले लेंगे। कोई शेरू वेरू नहीं आने वाला, तुम्हें लेना है तो लो, और अब मुफ्त में नहीं, पूरे 50 रुपए में एक बक्सा मिलेगा बर्फ का। संवाद अपने मन की मनमानी करके बर्फ बेचने लगा। शेरू के हाथ में अब कुछ नहीं बचा था। शेरू ने उसे बर्फ बेचते हुए देखा और कहा, वाह दोस्त वाह, तुमने पीठ पीछे ये सारी साजिश रची, अच्छी चाल चली है तुमने।
मैंने तो बस मौके का फायदा उठाया है। तुम जाकर सरपंच बनने की तैयारी करो। अच्छा, तो तुम्हें ये बात भी पता चल गई। शेरू उस वक्त कुछ नहीं कर पाया, लेकिन संवाद के मन में लालच का पेड़ आ चुका था। संवाद गांव-गांव जाकर बर्फ बेचने लगा था। गांव वाले लालच और गर्मी से परेशान होने के कारण संवाद से बर्फ मजबूरी में खरीदने लगे थे। अब से मुझे ज्यादा बर्फ चाहिए, मैं तुम्हें ज्यादा पैसे देने के लिए तैयार हूँ। यहाँ बर्फ की कोई खदान थोड़ी ना है जो मैं तुम्हें बर्फ दे सकूं। मेरे पास इतना ही मिलेगा, लेना है तो लो वरना मत लो। तुमसे अच्छा तो वो शेरू था, सरपंच बनने के लिए भला गिड़गिड़ाया तो करता था, लेकिन दिल का साफ था। संवाद ज्यादा पैसे के लालच में बर्फ में गंदा पानी मिलाया करता था ताकि बर्फ ज्यादा बढ़ जाए। तालाब से पानी लेकर उस बर्फ वाले को दे दिया करता था, जिससे बर्फ बढ़े और वो ज्यादा पैसे कमा सके। आप इतने सारे बर्फ ला कहाँ से रहे हैं? कल गांव के कुछ लोग उस बर्फ के पानी को पीकर बीमार हो गए। मेरा तो बड़ा जी घबरा रहा है। ज्यादा लालच के चलते कहीं आप कोई गलत काम तो नहीं कर रहे हैं ना? अब गांव वाले कमजोर हैं तो उसमें मेरी क्या गलती? मैं तो बस एक बर्फ का व्यापारी हूँ। बस आप कोई गलत काम मत कीजिएगा। लेकिन संवाद किसी की भी नहीं सुनता। तालाब के पानी से बर्फ जमा कर वो गांव वालों को बेचा करता, जिस वजह से आधे से ज्यादा गांव बीमारी की चपेट में आ गए। लोगों को बुखार और कई अन्य बीमारी होने लगी। ये सब बैठकर यमराज और चित्रगुप्त देख रहे थे। आजकल कोल्हापुर में ज्यादा ही बर्फबारी हो रही है महाराज। तनिक, इस संवाद की आयु का पता लगाओ। अभी तो उसके जीवन के पूरे 40 साल बचे हैं महाराज। हम आयु के विरुद्ध तो नहीं जा सकते। हमें पिछली बार की तरह पृथ्वी पर जाना ही होगा और उसे सबक सिखाना होगा। तो क्यों ना इस बार हम भी बर्फ का व्यापार कराएं? क्या कहते हैं आप? जैसे लोहा लोहे को काटता है, बर्फ बर्फ को काटेगा। तुम बस मेरा खेल देखते जाओ और एक व्यापारी का भेष धारण कर लो। यमराज और चित्रगुप्त कोल्हापुर गांव में भेष बदलकर एक बड़ा व्यापारी का रूप धारण करके चले जाते हैं। हमें करना क्या है महाराज? हम यहाँ एक बड़ा सा बर्फ का पहाड़ बना देंगे। लालच के जाल में फंसकर वहाँ संवाद जरूर जाएगा। यमराज ने अपनी दिव्य शक्तियों से एक बड़ा सा बर्फ का पहाड़ बना दिया। पूरे गांव वाले बर्फ का पहाड़ देखकर दंग रह गए। उनमें मौका देखकर संवाद वहां भी पहुंच गया। लगता है उस बर्फ वाले ने ये मेरे लिए लाया है। हाँ, वो भी तंग आ गया होगा मुझसे। लेकिन मुझे क्या, मैं तो बर्फ बेचूंगा। संवाद उस बर्फ के पहाड़ को देखकर वहां चला जाता है और कहता है, ये बर्फ का पहाड़ कहाँ से आया? तब यमराज और चित्रगुप्त वहां आ गए और चित्रगुप्त ने कहा, अरे तुम उसकी चिंता क्यों कर रहे हो? ये बर्फ तुम्हारे लिए ही लाई गई है, जाओ जाकर ले लो। हमें उन्हीं बर्फ वाले ने तो भेजा है आपके पास। ये बर्फ आपके लिए उपहार है। आप इतना अच्छा काम जो कर रहे हैं, वो भी इतनी गर्मी में लोगों को बर्फ पहुंचा रहे हैं, ये बड़ा ही पुण्य का काम है। अरे ये बात तो मुझे भी पता है। जब भी कोई मेरी तारीफ करता है मुझे बहुत शर्म आती है। संवाद ने आओ देखा ना ताओ और उस बर्फ के पहाड़ में बर्फ लेने की लालच में चला गया। जैसे ही बर्फ के पहाड़ के पास वो पहुंचा, यमराज ने अपनी शक्तियों से उसे बर्फ की एक बड़ी सी कारावास यानी कि बर्फ की जेल में बंदी बना लिया। ये क्या हो गया? मैं बर्फ की जेल में कैसे आ गया? मुझे ठंड लग रही है, मुझे यहाँ से निकालो। संवाद को बर्फ की जेल में देख शेरू और उसकी पत्नी भाग्या दंग रह गए। तब शेरू ने कहा, कौन हो तुम लोग और मेरे गाँव वाले को क्यों परेशान कर रहे हो? छोड़ दो मेरे पति को। ठंड के मारे देखो कैसे कांप रहे हैं। ज्यादा ठंड से कहीं बीमार न हो जाए। तब जाकर गांव वालों को दिखाने के लिए यमराज और चित्रगुप्त अपने असली अवतार में आ जाते हैं और कहते हैं, मैं यम हूँ, यमलोक का यमराज। और मैं हूँ चित्रगुप्त। यमराज और चित्रगुप्त को उनके असली अवतार में देख गांव वाले डर गए। शेरू और भाग्या ने उन्हें नतमस्तक होकर कहा, आप हमारे गांव क्यों आए हैं
और आपने मेरे पति को ये कड़ी सजा क्यों दी है? दंड का पात्र संवाद स्वयं है। तब जाकर यमराज और चित्रगुप्त ने सारी सच्चाई गांव वालों के सामने रखी। मुझे छोड़ दो, ठंड के मारे मेरे प्राण निकल रहे हैं। मैं अपनी सारी गलती मानता हूँ, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। कृपा करें महाराज, आप देव हैं, आप सब कुछ हैं। मेरे पति के प्राण बख्श दीजिए महाराज, मैं विधवा नहीं होना चाहती। यमराज ने भाग्या और अन्य गांव वालों की बात सुनकर बर्फ की जेल खत्म कर दी और कहने लगे, मैं तुम्हारे प्राणों को हरने नहीं आया था, मैं तुम्हें बस सबक सिखाने आया था। लेकिन तुम्हें दंड दिए बिना मैं जाऊंगा नहीं। आपने दंड दे तो दिया, मैं अब सब समझ गया हूँ। दंड तो तुम्हें अवश्य मिलेगा। आज से तुम जब भी बर्फ को छुओगे तो उसे छूते ही तुम्हें एक बिजली का झटका लगेगा। इतना कहकर यमराज और चित्रगुप्त वहाँ से अदृश्य होकर चले जाते हैं। संवाद को उसकी सजा मिल गई और वो अपनी पत्नी के साथ शांति पूर्वक रहने लगा। गांव वालों ने शेरू को गांव का सरपंच घोषित कर दिया और सुखी सुखी रहने लगे। ये कहानी है माधव नगर के राघव की। राघव ठंडियों में चादर बेचने का काम किया करता था। राघव की चादर ठंडियों में ही बिका करते और बाकी के महीने राघव को व्यापार में घाटा हुआ करता था। जब जब गर्मियों का मौसम आता है, हमेशा मुझे ऐसी ही तकलीफें होती हैं। ना कोई चादर बिकती है, ना कोई सामान। तो पिताजी, आपको बेचने ही क्यों है? मेरे साथ घर पर वक्त गुजारा कीजिए ना। अगर मैं तुम्हारे साथ घर में वक्त गुजारूंगा तो हमारे घर खाना कैसे बनेगा बेटा? राघव सोचते हुए अपने घर से गांव की तरफ चला जाता है और वहां जाकर देखता है कि हे भगवान, इतनी गर्मी है। गर्मी का महीना आने को अभी 15 दिन और है, उससे पहले ही इतनी गर्मी, पता नहीं आगे क्या होगा। तभी एक महिला वहाँ पर मटका लेकर आती है और कहती है, अब क्या बताऊं राघव भैया, पूरे गांव में पानी भी नहीं है और हमें पास के गांव ने भी पानी देने से मना कर दिया है। गर्मी बढ़ते ही जा रही है, खेत सारे बंजर पड़े हैं। कहीं ऐसा ना हो कि कोई प्यास से अपने प्राण ही त्याग दे। सच कहा राघव भैया आपने, कुछ ना कुछ तो गांव की सुरक्षा के लिए सोचना ही होगा। और तो और हमारे गांव के पशु भी पानी के बिना प्यासे रह रहे हैं। मेरे घर पर थोड़ा सा पानी रखा हुआ है, मैं उन पशुओं को पिला देता हूँ, उससे कम से कम उनकी दुआएं तो लगेंगी। राघव घर जाकर अपने घर से एक बाल्टी पानी लेकर गांव के कुछ प्यासे पशुओं को पिलाता है, जिसे देख राघव की बेटी रम्या उससे कहती है, काश पिताजी, हमारे गांव में भी पानी होता। पानी नहीं, काश हमारे गांव में बर्फ होता। मैं तो बर्फ से ही सारा काम करती। लेकिन ऐसा कहाँ संभव है, ये मुमकिन नहीं है बेटा। पिताजी, एक बार आपने ही कहा था कि अगर कुछ ठान लो तो सब कुछ मुमकिन हो जाता है। रम्या की बात सुनकर राघव अपने गांव से बाहर चला जाता है और वहां जाकर देखता है कि उस गांव का सरपंच पानी बेच रहा है। आओ आओ, ले लो, ठंडा ठंडा पानी खरीद लो। इस बेहाल गर्मी में अपनी प्यास बुझाओ, आ जाओ आ जाओ। अरे सरपंच साहब, आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आपके पास पानी कहाँ से आ रहा है? तुम आम खाओ ना, गुठलियाँ क्यों गिन रहे हो? अब मुझे भी 2 ठंडे बोतल पानी दे दीजिए, मेरी बच्ची इस चीज से बड़ी खुश होगी। राघव सरपंच के यहाँ से पानी लेकर अपने घर जाता है और सब बड़े चाव से पानी पीते हैं। तब उनके घर उनके गांव की महिला आकर कहती है, क्या बात है, सब ठंडा ठंडा पानी पी रहे हैं। देख लो क्या जमाना आ गया है, घर में शरबत पिया करते थे, अब पानी पी रहे हैं। इतनी गर्मी के हाहाकार में भी पता नहीं सरपंच जी कहाँ से ठंडे पानी बेच रहे हैं। उन्हें पानी बेचते देख मेरा तो जी ही घबरा रहा है। ये बात मेरे भी मन में आई, लेकिन वो भलाई का काम कर रहे हैं ना।
अगर भलाई का काम है तो रुपये क्यों ले रहे हैं? वो कहते हैं ना, घोड़ा अगर घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। और आज तो मैं भी उनके पास नौकरी मांगने जा रहा हूँ। घर में कुछ तो अनाज आएगा। राघव सरपंच के पास नौकरी मांगने चला जाता है। उस वक्त सरपंच और उसकी पत्नी घर के आंगन में खड़े होकर बातें कर रहे थे। सुन रही हो ना भाग्यवान, कुछ दिन और गांव वालों को लूटकर हम माला माल हो जाएंगे। मैं तो सोच भी नहीं सकती कि उस बकरी के श्राप की वजह से हमें इतना मुनाफा हो रहा है। जब तक उस बकरी को तुम उस बर्फ की खदान में रखोगी तब तक हमें ऐसे ही बर्फ मिलता रहेगा। घर के पास खड़ा राघव सारी बातें सुनकर दंग रह गया। मैंने सरपंच जी को भगवान का रूप समझा था, लेकिन ये तो पूरे के पूरे दानव निकले। मुझे ये सारा माजरा समझना पड़ेगा। आखिर ये बर्फ की खदान है क्या? अगले दिन की सुबह होते ही राघव सरपंच जी का पीछा करने लगा और देखा कि सरपंच एक जंगल से होता हुआ एक बड़ी सी गुफा की तरफ जा रहा है, जहाँ से बकरी के मिमियाने की आवाज आ रही है। ये बकरी की आवाज कैसी? कहीं ये वही बकरी तो नहीं जिसके बारे में सरपंच और सरपंचाइन बात कर रहे थे? सरपंच बर्फ की खदान में जा चुका था। राघव भी उनका पीछा करते हुए अंदर चला गया और वहाँ जाकर देखा तो बकरी ठंड की वजह से बुरी तरह से कांप रही थी। तुम चाहे जितनी भी मिमिया लो, मैं तुम्हें बाहर नहीं निकालने वाला। तुम अंदर हो, इसी वजह से बाहर हम मजे मार रहे हैं। ये क्या हाल कर रखा है आपने सरपंच जी? मैं आपकी सारी बातें जान गया। उस बकरी को छोड़ दीजिए, वरना मैं पूरे गांव को ये सारी बात बता दूंगा। रुक जाओ राघव, ऐसा मत करना। पहले मेरी बात तो सुन लो, तब तुम्हें जो करना होगा वो करना। तब जाकर सरपंच ने सारी बातें बताई। मैं और मेरी पत्नी एक बार जंगल में जा रहे थे, तब एक साधु बाबा इस बकरी को लेकर खड़े थे। बालक, मेरी बकरी प्यास से जूझ रही है, क्या तुम इसे पानी पिलाओगे? जी, ये लीजिए, लेकिन मेरे पास सिर्फ थोड़ा सा ही पानी बचा है। बालक, तुम्हारे पास जितना है उतना ही पिला दो, कोई बात नहीं। और जैसे ही मैंने उन्हें पानी पिलाया, उस साधु ने मुझे आशीर्वाद दिया और कहने लगा, इस जंगल के पास वाली गुफा बर्फ की हो जाएगी, लेकिन तुम्हें मेरी इस बकरी को पालना होगा, और अगर तुम इस बकरी को बाहर लेकर आए तो बर्फ की खदान मिट्टी की हो जाएगी और तुम्हारी पत्नी पर धर्म संकट आ जाएगा। इस बकरी की देखभाल तुम्हें तब तक करनी है जब तक मैं हिमालय से जड़ी बूटियां लेकर वापस नहीं आ जाता। इतना कहकर वो साधु बाबा वहाँ से अदृश्य हो गए। सरपंच की बात सुनकर राघव भी सहम गया और सरपंच से कहने लगा, ये आप क्या कर रहे हैं? इस बकरी की जान हमें बचानी होगी। ज्यादा दिन बर्फ में रहने से भी तो उसकी मौत हो सकती है। इसे बाहर ले चलिए। नहीं, ऐसा मत करो, मेरी पत्नी की जान खतरे में आ जाएगी। मैं तुम्हारी एक नहीं सुनने वाला, मुझे इसे ले जाने दो। राघव सरपंच को धक्का देकर उस बकरी को बाहर लेकर चला गया। जैसे ही राघव बाहर गया, पूरी बर्फ की खदान मिट्टी की हो गई। ठंड के कारण बकरी कांप रही थी। राघव ने उसे धूप में खड़ा किया ताकि उसे थोड़ी गर्मी लगे, और जैसे ही बकरी को गर्म हवा लगी, बकरी खुद से कहने लगी, राघव, मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। मैं एक मायावी बकरी हूँ। तुमने मुझे बचाया, इसलिए मैं तुम्हें एक वरदान दे रही हूँ। तुम बोल कैसे रही हो और तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है? मैं लोगों को देखकर उनका नाम और काम पता लगा लेती हूँ। मेरा वरदान ये है कि तुम्हारी सारी चादरें अब बर्फ की हो जाएंगी। जहाँ मैं खड़ी हूँ
उस जगह की मिट्टी को ले जाकर अपने चादरों में डाल दो। वो सब बर्फ की हो जाएंगी और मुझे यहीं जंगल में छोड़कर चले जाओ। और सरपंच, अब तुम्हारी पत्नी सुरक्षित है। मैं क्या सच? तुम्हारा लाख लाख शुक्रिया। मैं उन बर्फ की चादरों से लोगों की भलाई करूंगा। पूरे गर्मी में सबको चादर बांटूंगा। राघव उस बकरी की कदमों की मिट्टी को ले जाकर अपने घर की चादरों पर डालने लगा। देखते ही देखते सारी चादर बर्फ की बन गई। मैं ये सारी चादर सबको बांट दूंगा। अब से इस कड़ाके की गर्मी में कोई प्यास से नहीं जूझेगा। लगता है आपने अपनी मन की ठानी हुई बात पूरी कर ही ली। इतनी सारी बर्फ की चादरें आपने बनाई कैसे? ये एक मायावी चादर है जो हमेशा बर्फ की रहेगी। हुर्रे! अब मैं इस बर्फ की चादर को लपेट कर खेलूंगी। राघव ने बर्फ की चादर पूरे गांव में बांटी। पूरे गांव से गर्मी का कहर खत्म हो गया और राघव और सरपंच